Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life and welcome back again to my channel that is Never Stop Learning. आई होप जो मेरी पहले की जो वीडियोस है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी। तो इसी तरह आपके लिए एक और बेनिफिट लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर द एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के। जैसे जो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सीरीज जो थी वो मैंने जैसे स्टार्ट की हुई थी। लास्ट जो आपने मेरी जो वीडियो देखी होगी दैट वाज अबाउट दी नेशनल असेंबली। सो मैंने उसमें बताया था बेसिकली किस तरह कौन कौन से मीन्स प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी थी, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स की थी। देन उसके बाद एक और मेन असेंबली जो थी मीन्स वो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड दी नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है दैट वाज बेसिकली 1792 से लेकर 1795 तक। ठीक है, जो नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें मीन्स उसने काफी सारा अचीवमेंट्स तो की थी, बट कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी थे जिसके कारण उन्हें नेशनल असेंबली जो थी मींस उसका एंड हो चुका था। ठीक है, उसका टाइम पीरियड इतना ज्यादा लंबा नहीं था, लाइक आपने अगर मेरी वीडियो में देखा होगा जस्ट 2 इयर्स का था। ठीक है, तो आगे क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली ने क्या किया था फर्दर, जब वो मींस सितंबर 1791 में जब उसका एंड हो चुका था नेशनल असेंबली का, तो मींस ज्यादा गैप ना डालते हुए उन्होंने नेक्स्ट मंथ में क्या किया था मींस अगले मंथ ही अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास उन्होंने क्या किया था, एक न्यू असेंबली जो थी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव असेंबली का बेसिकली मेन फीचर्स वही था कि उन्होंने काफी ज्यादा मींस एडमिनिस्ट्रेशन में मींस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हुए देन उन्होंने नेशनल कन्वेंशन जो थी मींस उसकी एस्टेब्लिशमेंट की, नेशनल कन्वेंशन की फर्दर। ये जो एस्टेब्लिशमेंट थी ये हुई थी 1792 में हुई थी। ठीक है, सितंबर में ही हुई थी ये। तो इसी में इस असेंबली में अब उसने कौन कौन से मेन काम क्या किए किए थे नेशनल कन्वेंशन ने। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो उन्होंने बनाई थी उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए थे, क्योंकि कोई भी बिल बनाते थे जो किंग था जो मोनार्क था उसके पास वीटो पावर थी। ठीक है, वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता था, बिल को रद्द कर देता था, जिससे जो फ्रेंच के जो लोग थे जो मेन पोर्चुगीज जो क्लास थी दैट मीन जो मिडिल क्लास थी उन्होंने मीन्स उनको ये महसूस होना स्टार्ट हो गया कि ये जो मोनार्क है वो बेसिकली उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसीलिए उन्होंने नेशनल कन्वेंशन जो थी उसकी एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, इन 1792 में। देन इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह हुई, कौन कौन सी इसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब ये कन्वेंशन आई थी, नेशनल कन्वेंशन। देन वेरियस टाइप्स ऑफ हम इनकी पॉलिसीज करेंगे, लाइक डोमेस्टिक पॉलिसी होगी, इनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, लाइक दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में जो था मीन जैसे किंग को एग्जीक्यूट कर दिया था। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द नेशनल कन्वेंशन, जिसमें हम बेसिकली उसकी सारी पॉलिसीज के बारे में मेन लर्न करें। तो चलिए लेट जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। इसकी फॉर्मेशन जो थी कन्वेंशन की किस तरह हुई थी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये सितंबर में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी 1792 में। देन इसके वो फर्दर मीटिंग्स होगी जिससे क्या होगा कि ये मीन्स अपनी कुछ पॉलिसीज वगैरह अपनाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जो फर्स्ट फॉर्मल जो मीटिंग थी नेशनल कन्वेंशन की, एंड ये इसकी इलेक्ट ये कैसे हुए थे, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की मदद से वो हेल्ड। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या होता है, जिसमें सारे के सारे जो अडल्ट सिटीजन होते हैं दे हैड द राइट टू, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। तो सितंबर 1792 में क्या हुआ था, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के द्वारा जो नेशनल कन्वेंशन जो थी जो चुनी गई थी उसकी फर्स्ट मीटिंग की गई। ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या था कि टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एंड डिसाइड द फेट ऑफ द किंग।
जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी गई थी तब क्या हुआ था, वेरियस टाइप्स ऑफ जब प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसमें क्या हुआ था कि किंग को अरेस्ट कर लिया गया, बिकॉज अब उन्हें ये लगना शुरू हो गया था कि किंग जो था वो फ्रांस के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। देन इसके अलावा जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे बैटल वगैरह स्टार्ट हो गई थी, ऑस्ट्रिया प्रशिया के साथ इनके बैटल स्टार्ट हो गई थी। देन जो फ्रांस का जो किंग था वो इनकी हेल्प कर रहा था, जिससे लोगों में और ज्यादा एंटेगनिस्टिक मींस फीलिंग्स आ गई थी टुवर्ड्स द मोनार्की, टुवर्ड्स द किंग। तो जिसके कारण क्या हुआ था, किंग को अब अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब इसका मेन मोटिव क्या था नेशनल कन्वेंशन का, कि एक तो नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना है, चाहे 1791 का नया कॉन्स्टिट्यूशन था बट उसमें स्टिल उन्हें कुछ ड्रॉबैक्स लगे जिसके कारण उसका खत्म हो गया। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब 1792 में इसकी फॉर्मेशन हुई नेशनल कन्वेंशन की, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक सोचा, मेन मोटिव उनका। और सेकंड दूसरी बात उन्होंने क्या करनी थी कि किंग की क्या किस्मत होगी, उसके साथ किस तरह का सलूक करना है, ठीक है, क्योंकि अब उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अब मोस्टली हुआ क्या था कि जो 10% जो फ्रेंच सिटीजन जो थे, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन की इलेक्शंस में पार्ट लिया, जिसमें टोटल कितने इलेक्ट हुए थे, 782 मेंबर्स टोटल सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 80 मेंबर जो थे वो नेशनल असेंबली के थे, ठीक है, और 200 मेंबर्स जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, कुछ मेंबर्स असेंबली के थे, कुछ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के थे, दोनों मिक्स हो गए। देन जिससे क्या हुआ था कि मोर ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जो लोग थे वो इस कन्वेंशन में अब प्रेजेंट हो गए थे। Thus, the representatives of the convention could prove to be more qualified and experienced as compared to the previous assemblies. ठीक है, क्योंकि जब दोनों असेंबलीज, नेशनल असेंबली जिसे हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनाई गई थी, तो दोनों जब मर्ज हो गई, तो जिससे क्या हुआ था कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो मींस क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस जो लीडर्स जो थे वो इकट्ठे हो गए। देन इसके अलावा इस कन्वेंशन के दौरान जो था फ्रांस में दो तरह की पार्टीज जो थी वो मींस रूल कर रही थी, दैट वाज कॉल्ड द गिरोंडिस पार्टी एंड द अदर वन कॉल्ड द जैकोबिन्स पार्टी। दोनों में बिग डिफरेंस था, दोनों अलग अलग थी, ठीक है। बिग डिफरेंस क्या था, आई टेल यू। गिनौंदिस पार्टी जो थी, ठीक है, वो मींस इंडिपेंडेंस चाहती थी बट एक कानून के दायरे में रह, मींस सारे लॉज को फॉलो कर कर वो अपनी इंडिपेंडेंस और लिबर्टी चाहती थी। बट ऑन द कंट्री जो सेकंड पार्टी थी जैकोबिन्स जो थी, वो क्या चाहते थे, अपनी, दे वांटेड अ रिपब्लिक बट किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ वायलेंस, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, हिंसा कर कर वो अपनी आजादी चाहते थे, ठीक है। सो देयर आर टू पार्टीज इन द सोसाइटी, वो कौन कौन सी थी, गिरोंदिस पार्टी जो एक कानून के दायरे में रहकर सब कुछ मींस विद द हेल्प ऑफ लॉस वो अपनी रिपब्लिक चाहते थे। बट जो सेकंड पार्टी जैकोबिन पार्टी थी, वो ये चाहते थे कि विद द हेल्प ऑफ वायलेंस से ही वो अपनी इंडिपेंडेंस और अपने फ्रीडम को पा सकते हैं, ठीक है। मोरोवर जो गिरोंदिस पार्टी थी उसके कम से कम राउंड अबाउट 200 मेंबर्स थे, ठीक है। जो जैकोबिन पार्टी थी उसकी जो नंबर जो था वो लिमिटेड था, थोड़ा कम था, उसमें 100 मेंबर्स थे। देन इसके अलावा एक थर्ड पार्टी भी थी जिसे मींस प्लेन कहा जाता था। इस जो ये वाली जो पार्टी थी, दैट लैक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और कोई कंपिटेंट लीडरशिप इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें कोई अच्छे लीडर्स नहीं थे। गिरोंदिस पार्टी और जैकोबिन पार्टी में आपको आगे फर्दर, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें रेन ऑफ टेरर के बारे में हम करेंगे, उसमें सारे के सारे जो इसके मेन मेंबर्स जो थे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड मेन पार्टी आती है जिसमें बेसिकली मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई मींस अच्छी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इसमें कोई लीडर्स नहीं अच्छे थे। सो इस पार्टी का मींस कोई डेफिनेट कोई डॉक्ट्रिन नहीं था, कोई प्रिंसिपल नहीं था, इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी जो अपनी ये शो करते थे, जिसके कारण क्या था, इसका जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो था वो कम हो जाता था। बट ऑन द कंट्री जो गिरोंदिस पार्टी और जैकोबिन पार्टी थी, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था। वो कैसे था, जो गिरोंदिस पार्टी थी, दे इन्फ्लुएंस द पीपल, इन्फ्लुएंस देम विद देयर इफेक्टिव ऑडिटरी, मींस विद द हेल्प ऑफ स्पीच,
अपने मीन्स स्पीच के राय वो लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे कि लोग गिरोंदिस पार्टी की तरफ आ जाते थे। ठीक है। जैकोबिन पार्टी की तरफ कैसे आते थे? विद द हेल्प ऑफ देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के राय, जो टेररिस्ट मेथड जो वो अडॉप्ट करते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो नेशनल कन्वेंशन का मेन मोटिव क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आना, और किंग का क्या फेट मीन्स उसके साथ किस तरह का व्यवहार और किस तरह का सलूक किया जाए, दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ द नेशनल कन्वेंशन, जो 1792 सितंबर में आई थी। ठीक है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ इसके टोटल 782 मेंबर्स थे, वो किस तरह डिवीजन हुई मैंने आपको बता दिया है। देन दो मेन पार्टीज थे, गिरोंदिस पार्टी एंड जैकोबिन पार्टीज। वो कौन से मेन मेथड को फॉलो करते थे? देन देयर वाज आल्सो अनदर थर्ड मेन पार्टी दैट वाज कॉल्ड द प्लेन पार्टी, बट इट लैक्ड सम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ एबल लीडर्स नहीं थे, इसका कुछ प्रॉपर डॉक्ट्रिन्स या प्रिंसिपल्स नहीं थे, जिसके कारण इसकी इन्फ्लुएंस कम थी एज कंपेयर टू गिरोंदिस एंड द जैकोबिन पार्टी। चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर द नेशनल कन्वेंशन। सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स उनके सामने आई थी नेशनल कन्वेंशन को मीन्स एस्टेब्लिश करने से पहले। मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम जो थी, जो उनके सामने आई थी, दैट वाज द टू डिसाइड द फेट ऑफ द dethroned प्रिजनर किंग। नाउ अब जो किंग था उसे डीथ्रोन कर दिया गया था। ठीक है। सो एक किंग के बारे में डिसाइड करना कि उसके बारे में मीन्स आगे क्या करना है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार, उसके साथ किस तरह का बिहेवियर शो करना है, क्योंकि अब मोनार्क जो था उसे डीथ्रोन कर दिया था। ठीक है। जिसके कारण क्या होता, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस होने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ लीगल्स ऐसे मींस इश्यूज वगैरह थे, कुछ लीगल राइट्स वगैरह थे जो सिर्फ मोनार्की ले सकता था। तो उस चीज को किस तरह सॉर्ट आउट करना है, तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। नेशनल कन्वेंशन के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आई थी कि राजे का जो फेट है उसके साथ किस तरह मीन्स सलूक किया जाए। ठीक है। देन सेकंड जो मेन प्रॉब्लम आती थी, दैट फ्रांस वाज एम्ब्रॉयड इन द फॉरेन वॉर whose future was still uncertain। दैट मीन्स जो फ्रांस जो था उसके मीन्स फॉरेन के साथ काफी सारी लड़ाई हो रही थी उसकी, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशिया के साथ, जिसके कारण उसका जो फ्यूचर था दैट इज नॉट श्योर। उसका जो फ्यूचर था दैट वाज स्टिल नॉट श्योर। ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम क्या थी असेंबली की? टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम दिस फॉरेन वॉर, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ बैटल्स हो रही थी। अब किंग जो था वो डीथ्रोन हो चुका था, तो इस तरह के कुछ डिसीजंस लेने थे, जिसके कारण क्या था, जो फ्रांस का जो फ्यूचर था दैट इज वेरी 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 बैड। सो दिस इज द सेकंड मेन प्रॉब्लम जो उन्हें मींस फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है। लोगों को नेशनल कन्वेंशन का सामने फिर ये वाली प्रॉब्लम भी था। देन थर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जिसमें क्या था कि टू एस्टेब्लिश इंटरनल पीस इन फ्रांस, कि फ्रांस के अंदर भी काफी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट हो रही थी। सो नाउ दे नीड अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे क्या था, जो सारी काउंटर रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स जो चल रहे थे फ्रांस के अंदर वो खत्म हो जाए। अब वो कौन कौन से चल रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्टी थी, गिरोंदिस पार्टी एंड जैकोबिन पार्टी। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मोटिव उनका मेन क्या था? रिपब्लिक। बट उनका वे ऑफ वर्किंग क्या था? डेट वाज टोटली डिफरेंट। एक का वे था कॉन्स्टिट्यूशनल के राही रिपब्लिक को हासिल करना, दूसरे का वे क्या था कि विद द हेल्प ऑफ वायलेंस। सो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जैसे एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स थी। ठीक है। इन दोनों पार्टीज के कारण क्या हुआ था, जो फ्रांस का जो एटमोसफियर था वो काफी ज्यादा मींस खराब हो चुका था, लड़ाइयां वगैरह चल रही थी। सो इस तरह के काउंटर रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए एक पावरफुल जो थी एक मेन गवर्नमेंट की जरूरत थी, ताकि जो फ्रांस में इंटरनल पीस जो है वो मींस एस्टेब्लिश की जाए। नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम आती है बिफोर द नेशनल कन्वेंशन, कि वो ये था कि जो सोशल रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम था, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए, जो पुरानी असेंबलीज ने मीन स्टार्ट किए थे रिफॉर्म्स करने, दैट वाज स्टिल नॉट कंप्लीटेड।
दैट वाज स्टिल इनकम्प्लीट, मींस वो पूरे नहीं हुए थे। सो ये एक मेन काम था कन्वेंशन का कि इस चीज को पूरा करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, जैसे अगर सोसाइटी के रिलेटेड कर ले या रिलीजियस के रिलेटेड, पॉलिटिकल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ में इन द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में पिछली जो असेंबलीज थी उन्होंने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए थे, बट दैट रिफॉर्म्स वाज नॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली। सो उसे कंप्लीट करने के लिए नेशनल कन्वेंशन का आना जरूरी था। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिलेटेड, जो उन्हें मेन प्रॉब्लम क्या आनी पड़ी थी, दैट वाज दी मेन एमिग्रेंट्स जो थे, एमिग्रेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ था कि अब लोग मींस अब असेंबली ये चाहती थी कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं टू मेक लॉज अगेंस्ट द एमिग्रेंट्स जो अपनी कंट्री छोड़ चुके हैं, मींस जो फ्रांस को छोड़ चुके हैं, एंड दे वर कोऑपरेटिंग विद द फॉरेन पावर्स इन एंटी फ्रेंच एक्टिविटीज। मींस अब किस तरह के कानून बनाए जाएं एमिग्रेंट्स के खिलाफ। एमिग्रेंट्स बेसिकली मींस जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे की कंट्री में जाकर रह रहे हैं। अब फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, अपनी कंट्री को छोड़कर एंड वो फॉरेन कंट्रीज के साथ उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, और उन्हीं कंट्रीज में वो जा रहे थे जिन कंट्री के साथ फ्रांस की मींस वॉर चल रही थी, तो वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इन्हें कन्वेंशन को ये मेन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि ये जो एमिग्रेंट्स है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो in order to solve this problem they wanted to make such type of laws against the immigrants ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये थे बेसिकली मेन प्रॉब्लम्स इनकी, टोटल 4 to 5 प्रॉब्लम्स थी नेशनल कन्वेंशन के सामने जो बेसिकली मेन आई थी। नाउ अब हम करेंगे दैट इज अबाउट द ट्रायल एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये टॉपिक जो है नेशनल कन्वेंशन दैट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन में बेसिकली ये बात कैसे अराइज हुई थी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, लोगों को ये मीन्स विश्वास होना स्टार्ट हो गया था कि जो किंग है वो उनके मीन्स फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, किंग को अरेस्ट करवा दिया था। ठीक है, ये डिसीजन लेना इट्स अ वेरी मीन्स डिफिकल्ट कि किस तरह अगर किंग को अगर मीन्स अरेस्ट करा दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, ट्रायल होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा, देन पूरी की पूरी जो कंट्री है उसका मीन्स उसको किस तरह रन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम जो उन्हें अराइज हुई थी कि टू डिसाइड द फेट ऑफ द इम्प्रिजन किंग, किंग जो था अब इम्प्रिजन था। ठीक है, वो कैसे हुआ था, ऑन October 1 1792 में। अब इसमें क्या हुआ था कि जब उसके घर की तलाशी वगैरह ली गई तो वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर्स जो थे, सीक्रेट पेपर्स जो थे उसके रेजिडेंस से मिले थे। ठीक है, और उन पेपर्स की मींस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी जो थी वो बुलाई गई। 24 मेंबर्स की कमेटी जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, जिसने क्या किया था, ऑन 6 नवंबर इस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जो किंग है दैट वाज अ ट्रेटर। ट्रेटर मींस गद्दार है। और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि किंग के ऊपर मींस ट्रायल किया जाए, दैट शुड बी ट्राइड इन द कन्वेंशन। उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और वो कन्वेंशन पे मींस कन्वेंशन जो मेन असेंबली है, नेशनल कन्वेंशन जो है मींस वहां पर वो सब कुछ दिखाया जाए। ठीक है, देन चार्जशीट जो थी वो प्रिपेयर की गई, जिसमें ये बताया गया कि उसके ऊपर 3 मेन एलिगेशंस लगाए गए थे। ठीक है, 3 मेन एलिगेशंस लगाए गए थे। सबसे पहले क्या था, ही हैड सपोर्टेड दी इमिग्रेंट्स। नाउ इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स इज अ बिग डिफरेंस। जैसे मैंने पीछे बात की थी, जो इमिग्रेंट्स थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, मीन्स अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एंड इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं जब वो आपकी कंट्री में आकर परमानेंटली सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इमिग्रेंट्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है,
और जो हम यहाँ पर इस बारे में जो अब हम बात करें दैट इज दी एमिग्रेंट्स, जिसमें क्या था कि जो बाहर से लोग आए थे वो फ्रांस में परमानेंटली रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उनके रिलेटेड किंग ने कोई भी लॉ वगैरह नहीं बनवाया था। तो उन्हें लगता था कि वो मीन्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेन एलिगेशन ये था। एलिगेशन मीन्स उनके ऊपर आरोप। सेकंड मेन एलिगेशन क्या था, दैट ही डिडंट शो एनी लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस जो मींस संविधान बनाया गया है वो उस संविधान को बिल्कुल भी मींस फॉलो नहीं करता। ठीक है, दैट वाज द सेकंड मेन एलिगेशन ऑफ द किंग। थर्ड मेन एलिगेशन क्या था, दैट ही हैड हेल्प द एनिमीज ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया एंड द प्रशिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी फ्रांस के साथ, किंग जो था उनके मींस अपने एनिमीज को सपोर्ट कर रहा था। तो दीज वर द थ्री मेन एलिगेशंस जो किंग के ऊपर लगाए गए थे। ठीक है, देन जब ये सारा जो मेन केस था कन्वेंशन के पास मींस गया था, तो मीटिंग जो थी वो करवाई गई थी। ठीक है, जनवरी 16 1793 मीटिंग हुई थी कन्वेंशन की, एंड वोट्स लिए गए थे टू सेंटेंस द किंग टू डेथ, रिगार्डिंग उसके फेट को डिसाइड करने के लिए कि उसे डेथ पनिशमेंट देनी है तो किस तरह। तो वोट्स करवाए गए थे। टोटल 361 मेंबर्स जो थे, दे वर इन द फेवर ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट फॉर द किंग, मींस उसे दे देनी चाहिए। ठीक है, बट कुछ 26 मेंबर्स ऐसे भी थे कि उसे डेथ पनिशमेंट देनी चाहिए, बट दे सजेस्टेड दैट इट शुड बी पुट ऑन होल्ड फॉर सम टाइम, मींस उससे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, जिस तरह की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है फ्रांस की उसे देखते हुए। ठीक है, बट मेजोरिटी में क्या हुआ था, इट वॉज डिसाइडेड टू गिव डेथ पनिशमेंट टू द किंग लुइस 16। तो लास्ट में ये डिसाइड हुआ था कि उसे कैपिटल पनिशमेंट जो है वो जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। सो अब इससे क्या हुआ था कि काफी सारी जैसे बहस वगैरह हुई थी उस मीटिंग में, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि उन्होंने जैसे कुछ मेंबर्स कहते थे कि इसे मेन जल्द से जल्द जो है वो कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, बट कुछ ऐसे भी थे जो उसके फेवर में थे। ठीक है, बट विद द मेजोरिटी ये डिसाइड हुआ था कि उसे डेथ पनिशमेंट मीन जल्द से जल्द जो है वो दे देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे किंग्स के लास्ट वर्ड्स और उसकी लास्ट जर्नी एंड द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो 20th जैन को जैसे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि उसे अब फांसी की सजा मीन्स कैपिटल पनिशमेंट ही देनी है। तो 20th जैन को क्या हुआ था कि किंग की रिक्वेस्ट पर उसने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे मरने से पहले मुझे अपनी फैमिली के साथ बात वगैरह करनी है। सो ही वॉज अलाउड टू मीट हिज फैमिली। ठीक है, उसी रात उसने अपनी फैमिली के साथ बातें की फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड अबाउट 11 o'clock ही फील इनटू अ डीप स्लीप आफ्टर हैविंग अ फुल मील। खाना खाने के बाद वो 11 बजे एकदम सो गया था। मॉर्निंग में क्या हुआ था, एक कमांडर मीन्स ऑन 21 जैन 1793 की हम ये बात कर रहे हैं, 1793, रिमेंबर दैट। 21 को क्या हुआ था, नेशनल गार्ड का जो कमांडर था उसे लेने आया, प्रिजन से लेने आया। एंड जब वो उसे गलियों से लाइक लेकर जा रहे थे, सभी ने क्या किया था, अपनी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद की हुई थी, वो सभी के सभी कहाँ पर थे, किंग किंग की एग्जीक्यूशन को देखने के लिए वो वहां पर भीड़ जो थी वो इकट्ठा हुई। ठीक है, देन राउंड अबाउट 10 o'clock जो था इसे मींस उस जगह पर लेकर आया गया, यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करना था। और वो एग्जीक्यूशन कैसे था, एग्जीक्यूशन मशीन थी दैट वाज कॉल्ड गिलोटिन, गिलोटिन मशीन। आई टेल यू वो कैसे की होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये है, ये मशीन होती है ये वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मीन्स इस जगह पर एक ब्लेड होता है और ये एक रोप है, दिस वन, ये एक रोप है जैसे आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है,
मीन्स इस जगह पर नीचे क्या होता है, नीचे आदमी को लिटा दिया जाता है इस जगह पर। ठीक है, मीन्स सर के रखने की तरह एक जगह बनाई होती है जहां पर यहाँ पर मीन्स जिसको एग्जीक्यूट करना है वहां पर रख दिया जाता है। और ये जो वायर है अभी तो पकड़ी हुई है, मीन्स एक यहाँ पर ब्लेड सा टाइप, जैसे एक शील्ड सी टाइप होती है, बहुत ही शार्प होती है। तो क्या करते थे कि आदमी को उसके नीचे लिटा दिया जाता था, देन रस्सी को छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद क्या होता था, जो जो ब्लेड है वो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ वो आ जाता था, जिससे क्या होता था, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता था। तो इसी तरह का सेम एग्जीक्यूशन जो था वो अब लुइस 16 का करना। सो दिस वाज बेसिकली अ गिलोटिन मशीन। ठीक है, अब किंग को तो पता था कि उसका मीन्स एग्जीक्यूशन होना। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, बट उसे बोलने की बिल्कुल भी मीन्स जैसे परमिशन नहीं मिली। बट स्टिल उसने काफी मीन्स ऊंची आवाज में, जैसे काफी लाउड वॉइस में उसने कहा कि मुझे मीन्स निर्दोष ही मारा जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बट लोगों ने उसकी बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, एंड व्हाट ही सेड कि ही डिडंट डिजर्व द कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, देन उसके बाद उसे गिलोटिन मशीन की तरफ लेकर आए गए। काफी सारे स्लोगन जो थे इसने बोले थे, जैसे लॉन्ग लिव द नेशन, ये वर्डिंग थी लुइस 16 की। बट 10 बज के 20 आई थिंक अराउंड अबाउट 10 o'clock, 10 o'clock और 10 10:30 के बीच इसे मीन्स गिलोटिन मशीन के राही इसे इसका एग्जीक्यूशन कर दिया था। उसके बाद लोगों ने क्या स्लोगन बोले थे, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन और लॉन्ग लिव द रिपब्लिक एंड लॉन्ग लिव द लिबर्टी। लाइक दीज टाइप्स ऑफ स्लोगन्स जो थे वो बोले गए थे लिबर्टी के रिलेटेड। लॉन्ग लिव द रिपब्लिक एंड लॉन्ग लिव द लिबर्टी। चाहे जो लुइस 16 जो था, he was not a able leader, yet he embraced the death with the peace and patience of a Solomon religious man with royal dignity के साथ उसने अपनी जो डेथ थी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एक्सेप्ट किया। नो डाउट वो बोलना काफी कुछ चाहता था, बट उसे बोलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई थी, बिकॉज उसके एक्शन ही इस तरह के थे, जो सारे के सारे के जो लोग थे वो काफी ज्यादा भड़के हुए थे उसके ऊपर। हर एक व्यक्ति की, फ्रांस के हर एक व्यक्ति की दे हैड अ एंटेगनिस्टिक फीलिंग टुवर्ड्स द मोनार्की, बिकॉज इसने काफी कुछ जो था लोगों के खिलाफ किया था। सो एट लास्ट 10 o'clock और 10:30 के बीच में इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, 21st को लेकर आए थे इसे, 21 जनवरी को 1793 को। तो इसे कंप्लीट अब एग्जीक्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। सबसे पहले उसमें आता है कि रेवोल्यूशनरी एडिक्ट्स जो थे कन्वेंशन के, मींस वो लाइक इशू किए गए थे। नाउ बिफोर दैट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्ट्स। ठीक है, एडिक्ट्स बेसिकली आप कह सकते हैं जैसे ऑर्डिनेंस जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर जो जारी किए होते हैं। मींस नेशनल कन्वेंशन ने सबसे पहले क्या किया था, अपने मींस इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो थे वो मींस जारी किए थे। तो जिसमें सबसे पहले क्या आता था, उसमें सबसे पहले जो था अपना एडिट्स किसके रिलेटेड में स्टार्ट किया था, एडिट ऑफ द फिटर्निटी, एडिट्स ऑफ द फिटर्निटी। फिटर्निटी बेसिकली मींस जिसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। ठीक है, फिटर्निटी जिसमें उसने बेसिकली मेन बात की थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। मींस इसमें वो बेसिकली मेन ये कहना चाहते थे कि अगर यूरोप में कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड डिक्टेटरशिप की कोई प्रॉब्लम मींस क्रिएट हो गई, तो उसे सॉल्व आउट करने के लिए जो फ्रांस है वो उनकी मदद करेगा। सो उसने क्या एडिट बनाया था, एडिट ऑफ द फेटर्निटी। ठीक है, फेटर्निटी मींस यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ और भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो थे वो इश्यू किए थे, जिसमें सबसे पहले क्या था कि जब फ्रांस में स्टार्टिंग में काफी सारे
एरियाज जो थे, छोटे छोटे एरियाज जो थे, मींस वो फ्रांस के अंडर कर लिए थे। देन वहां पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो थी वहां पर उसने एस्टेब्लिश कर दी थी। मोरोवर फ्रांस में एक पोर्ट था, उसे भी जो था वो यूरोप के बाकी कंट्रीज के लिए उसने खोल दिया था। तो वेरियस टाइप्स ऑफ उसने रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो थे वो इशू किए थे। इन्हीं इश्यूज के कारण फर्दर जो था आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी। दैट वी विल लर्न इन दी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कोहिलेशन अगेंस्ट द फ्रांस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहिलेशन? कोहिलेशन बेसिकली मीन्स एक ग्रुप बनाना। ठीक है, एक जैसे आप कह सकते हो कोई भी नंबर ऑफ कंट्रीज का आप कह सकते हो ग्रुप, या नंबर ऑफ पीपल का कह सकते हो ग्रुप। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक नंबर ऑफ कंट्रीज ने क्या किया था, फ्रांस के अगेंस्ट अब एक गुट बना लिया था, मींस एक ग्रुप बना लिया था। ठीक है, वो क्यों बनाया गया था? सबसे पहले मेन रीजन ये था कि जब उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ एडिट्स जो थे वो इशू किए थे, ठीक है, जिससे क्या था, जो इंग्लैंड था उसके अंदर काफी ज्यादा एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स जो थी वो आ गई थी। इंग्लैंड इंग्लैंड जो था अब वो फ्रांस को, मींस इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स थी। अब जब इंग्लैंड को ये पता चला था कि उन्होंने अपने खुद के किंग को, मींस एग्जीक्यूट कर दिया है इन 1793, तो एट दैट टाइम ही वाज फुल ऑफ एंगर। मींस अगर वो अपने किंग को इस तरह मार सकते हैं तो वो बाकी कंट्रीज के साथ वो क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस की अब जो मींस अंटेगनिस्टिक फीलिंग्स थी वो रेज होना स्टार्ट हो गई थी यहीं से। ठीक है, वो बढ़ती 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 आगे काफी लंबे समय तक इनकी जो मींस दुश्मनी जो थी, जिनकी जो फीलिंग्स जो थी, एंगर फीलिंग्स, वो बढ़ती गई। देन जब फ्रांस ने क्या किया था कि हॉलैंड के ऊपर मींस अटैक करना चाहा था फ्रांस ने, तो इंग्लैंड ने क्या किया था, एक कोलिशन बना लिया था जिसमें टोटल आप कह सकते हो 15 मेन कंट्रीज जो थी वो आती है। 15 मेन कंट्रीज जो थी आती हैं, वो किसके खिलाफ उन्होंने बनाया था? फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, देन इसमें क्या हुआ था, टोटल 15 मेन कंट्रीज आती हैं, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशिया हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, हॉलैंड हो गया, सार्डिनिया, नेपल्स और टक्सनी सॉरी। टोटल जो थे 15 मेन कंट्रीज आती थी, एक कोलिजन, एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें क्या था कि जो इंग्लैंड जो था वो फ्रांस के अगेंस्ट हो गया था। इन सारी जो मींस एक ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कौन चलाता था? इंग्लैंड उठाता था। ठीक है, देन नेक्स्ट जो इसकी मेन फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज द इनिशियल फ्रेंच रिवर्सेस। इनिशियल फ्रेंच रिवर्सेस, इसमें क्या था कि फ्रांस स्टार्टिंग में जब ये गुट बनाया गया था, फ्रांस को वेरियस टाइप्स ऑफ जो मींस हार का सामना करना पड़ा। सो इनिशियल फ्रेंच रिवर्सेस मींस स्टार्टिंग में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मींस फेस करनी पड़ी थी। किसे? फ्रांस को। वो कैसे करनी पड़ी थी? सबसे पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई करते हैं, उनका एक एरिया था, उस जगह के ऊपर अटैक करने के लिए मींस फ्रांस ने, जैसे उस एरिया का नाम था नीर विंडन, नीर विंडन। ठीक है, इस एरिया पर अटैक किया था फ्रांस ने, बट वो बुरी तरह से वहां पर हार गया था फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, और वो किसके ग्रुप में था? इंग्लैंड के साथ। देन सेकंड, बेल्जियम जो था अब फ्रेंच के अंडर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। देन इसके अलावा राइन देश जो था, राइन प्रदेश जो था, जो राइन एरिया जो था बेसिकली, वहां से भी जो था फ्रांस की जो मेन आर्मी थी उसे निकाल दिया गया था। देन इंग्लैंड ने भी क्या किया था, फ्रांस के कुछ एरियाज को कवर अप कर लिया था। तो जिससे क्या हुआ था, काफी सारे एरियाज जो थे अब फ्रांस के, अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंडर आना स्टार्ट हो गए थे। जिससे क्या हुआ था कि फ्रांस को काफी ज्यादा मींस प्रॉब्लम मींस उस
एरिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो रेज हो गई। वो क्यों हुई थी? क्योंकि जो कोहिलेशन जो बनाया था इंग्लैंड ने 15 कंट्री के साथ, वो सारी कंट्री जो थी अब फ्रांस के साथ लड़ाई कर रही थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम करेंगे दैट इज दी स्पेशल फ्रेंच प्रिपरेशंस फॉर वॉर। अब क्या हुआ था कि जब कोलिशन मीन्स एक ग्रुप जो बन गया था फ्रांस के अगेंस्ट, तो काफी सारी मीन्स बैटल्स जो थी वो लड़नी पड़ी थी फ्रांस को। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, काफी सारे एरिया जो थे वो फ्रांस से निकल गए थे, क्योंकि 15 कंट्रीज का ग्रुप बना था और फ्रांस जो था वो अकेला था। अब क्या किया था, स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे। मीन्स जब कभी लड़ाई वगैरह करनी है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए थे। सबसे पहले क्या किया गया था कि राउंड अबाउट कम से कम 3 लाख 3 लाख आर्मी जो है वो इंक्लूड करनी है फ्रांस में। 3 लाख आर्मी जो है वो मीन्स इंक्लूड करनी है फ्रांस में। ये उनका मेन एक मोटिव था, मीन्स आर्मी को इंक्रीज करना है। अब उन्होंने क्या किया था कि 18 से लेकर 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के जितने भी नौजवान थे, चाहे वो लड़का था या लड़की थी, ठीक है, ठीक है, सभी को उन्होंने क्या किया था, इंक्लूड किया था जो कैपेबल थे। जिसमें क्या हुआ था कि कारनोट जो था उसे ऑर्गेनाइजर बना दिया गया था डिफेंस का। ठीक है, फ्रांस के सारे जो अडल्ट हो गए या कोई ओल्ड एज हो गए, मीन्स इतना ज्यादा उत्साह उनमें हुआ था अपनी कंट्री के रिलेटेड कि वो मीन्स आर्मी में वो शामिल होना स्टार्ट हो। ठीक है, देन 1793 के लास्ट तक क्या हुआ था कि राउंड अबाउट 7 लाख के ऊपर 7,70,000 आर्मी जो थी वो इनकी मींस प्रॉपर आर्मी बन गई थी। एस्टिमेट लगाया था 3 लाख हमने इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये तो उन्होंने किया था कि इंक्लूड करनी है। ठीक है, बट इनकी आर्मी जो कितनी हो गई थी, 7,70,000 आर्मी जो थी वो इंक्लूड हो गई थी। तो इन्होंने अपनी आर्मी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था, ताकि मींस अब वो जितने भी एरियाज इनसे लिए गए हैं फ्रांस से, वो दोबारा उस चीज को वापस ले सके। दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। इफ यू हैव अ स्ट्रांग आर्मी देन आप प्रॉपर तरीके से जो वॉर है वो जीत सकते हैं। देन नेक्स्ट मेन क्या हुआ था कि फ्रेंच विक्ट्री एंड द कोलैप्स ऑफ द फर्स्ट कोलिशन। अपनी आर्मी के कारण ही, इतने स्ट्रांग होने के कारण, आर्मी के स्ट्रांग होने के कारण फ्रांस की विक्ट्री हुई थी। और जो फर्स्ट कोलिशन जो था, जो इंग्लैंड बनाया था, वो एकदम डिक्लाइन हो गया था, मींस वो जैसे नष्ट ही हो चुका था। और वो हुआ क्या था कि फ्रांस का जो एक मेन कमांडर था, फ्रांस का एक मेन कमांडर था, डेट इज दी जॉर्डन। जॉर्डन उसने क्या किया था, जॉर्डन इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की सेना को, मींस इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की सेना को फ्लीरूज फ्लीरूज एक एरिया है, मींस वहां पर हरा दिया था। फ्लीरूज, ठीक है, मींस वो पीछे हो गए थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। देन नेक्स्ट टर्न आई बेल्जियम की, क्योंकि बेल्जियम के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, बट जब कोलिशन बना था तो बेल्जियम को भी इन्होंने फ्री करवा लिया था। अब उसने क्या किया था, फ्रांस ने बेल्जियम को अपने अंडर कर लिया था। देन नेक्स्ट टर्न आई होलैंड की। होलैंड के ऊपर इसका पहले भी अधिकार था, अब कंप्लीट मींस कंट्रोल इसका होलैंड के भी ऊपर हो गया। नेक्स्ट आया प्रशिया। प्रशिया ने क्या किया, इन सभी से देखते हुए उसने बेसिल की एक ट्रीटी कर ली थी, जिससे क्या हुआ था, वो कोलिशन से निकल गया, ग्रुप से निकल गया। देन नेक्स्ट जो था, अब टर्न आई थी स्पेन की। स्पेन ने भी क्या किया था, फ्रेंच के साथ एक मेन फ्रेंच के साथ उसने एक ट्रीटी कर ली थी। एंड इसके अलावा उसने सैन डोमिंगो नाम का एक पोर्ट जो था वो फ्रांस को दे दिया था। जिससे क्या हुआ था, मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली बाय स्लोली जो सारे जितने भी कंट्रीज थे वो धीरे धीरे इस कोलिशन से टूटना शुरू हो गए, जब फ्रांस ने उन्हें हराना शुरू किया। पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चला गया,
ठीक है। बेल्जियम उनके हाथ से एकदम चला गया, देन पोलैंड भी चला गया। उसके बाद स्पेन ने क्या किया था, देन स्पेन भी चला गया था। रशिया ने संधि कर ली थी, मीन्स ट्रीटी कर ली थी। इसके बाद फ्रांस ने भी समझौता कर लिया था, उसे एक मेन पॉइंट दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो फर्स्ट कोलिशन बनाया था दैट वाज टोटली डिक्लाइन, मीन्स उसका अब डिक्लाइन हो चुका था बिकॉज ऑफ द आर्मी ऑफ द फ्रांस। सो ये थी बेसिकली मेन फॉरेन पॉलिसी, कि किस तरह उन्होंने जब एडिट्स जो थे बनाने शुरू किए थे ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, जो मीन्स जब इशू करने स्टार्ट किए थे, जिससे क्या हुआ था कि बाकी कंट्रीज काफी ज्यादा मीन्स गुस्से में आना स्टार्ट हो गई थी। देन उन्होंने कोलिशन जो था वो बनाना स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने फ्रांस को हराना स्टार्ट किया। देन इस चीज का मीन्स बदला लेने के लिए फ्रांस ने क्या किया था, अपनी जो आर्मी थी उसे स्ट्रांग बनाया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कम से कम 3 लाख आर्मी जो है हम अपनी आर्मी में इंक्लूड करेंगे, 3 लाख। बट वो होते होते कितने हो गए, 7,70,000 हो गए। देन उसके बाद फ्रांस की विक्ट्री हो गई थी बिकॉज ऑफ द आर्मी, वेरियस टाइप्स ऑफ एरियाज जो थे उसने अपने अंडर कर लिए थे, और फर्स्ट कोलिजन जो था वो डिक्लाइन। सो दैट इज द बेसिकली मीन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। Next, we'll do the domestic policy of the National Convention. तो फॉरेन पॉलिसी में आपने बेसिकली कर लिया ना, उसने जो फ्रांस जो था उसने कैसे अपनी पावर को दोबारा से रीगेन किया था। ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसी मींस इसमें अब ये हुआ था कि फ्रांस के अंदर ही, मींस फ्रांस शहर के अंदर जो कुछ एरियाज जो है, मैं जो कुछ छोटे छोटे जो एरियाज थे उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो गए थे। मींस लोग जो थे रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उसके काफी सारे मींस रीजन थे। तो उसी को सॉल्व आउट करने के लिए अब हम बेसिकली मेन लर्न करेंगे उनकी फिर डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी फ्रांस के अंदर किस तरह की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ था, जो फ्रांस के अंदर कुछ काफी सारे एरिया है, जैसे मार्सेलिस हो गए, लाइसेंस हो गया, बोरोडॉक्स हो गया, ट्यूलन हो गया, मीन्स काफी जो एरियाज थे फ्रांस की, उसमें क्या हुआ था कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्ट्स जो थे वो चल रहे थे। बिकॉज मैंने आपको अर्लियर बताया था, 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी पार्टीज थी उस समय, जैकोबिन्स एंड गिरोनिस्ट। ठीक है, दोनों के अलग अलग मोटिव्स थे। मोटिव सॉरी उनका एक था, बट उनकी मोटिव को पूरा करने का जो मेथड था डेट वाज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, एक वायलेंस को लेकर आगे चलना चाहते थे, एक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। सो इस तरह क्या होता कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्ट्स जो थे वो छोटे छोटे शहरों में मीन्स फ्रांस के अंदर चल रहे थे। तो उसी चीज को सॉल्व आउट करने के लिए नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया था, एक कमेटी जो थी वो स्टैब्लिश की, दैट इज कॉल्ड द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। लोगों की सेफ्टी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इसमें क्या था कि इस कमेटी का मेन काम क्या था, कि जो मेन ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है, उन्हें ड्यूटी समझानी है, उनका क्या काम है उन ऑफिशियल्स का। एंड इसके अलावा क्या था कि फ्रांस के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसे किस तरह सॉर्ट आउट करना है, ये सारा का सारा काम किसके अंदर आता था, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अंदर। ठीक है। देन इसके अलावा एक और कमेटी बनाई थी 21 मेंबर्स की, जिसे कमेटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी भी कहा जाता था। ठीक है, ये जो कमेटी थी इसमें बेसिकली क्या था, ये दैट वाज द लॉ ऑफ सस्पेक्ट। इस कमेटी में क्या था, जितने भी मेंबर्स थे वो विदाउट एनी रीजन किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। मींस अगर किसी के ऊपर कोई भी शक हुआ तो वो आराम आराम से किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट गिविंग एनी रीजन। ठीक है। तो काफी सारे जो मींस ऐसे लोग थे जिनको मींस अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके उनके ऊपर फिर केस चलाया गया था रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल पे। एक कोर्ट है वहां की, सबसे मींस हाईएस्ट कोर्ट थी वहां पर। फिर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने केसेस जो थे वो देखे जाते थे, दैट इज द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इससे क्या हुआ था, मींस इस तरह कमेटी बनाने से क्या हुआ था कि काफी हद तक जो छोटे छोटे जो डिस्प्यूट चल रहे थे मीन छोटे छोटे एरियाज के ऊपर, उन्होंने क्या किया था, काफी हद तक बहुत सारे डिस्प्यूट मींस सॉर्ट आउट हो चुके थे।
तो सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या था कि अब वो चाहते थे कि सोसाइटी वो इस तरह की, मीन्स सोसाइटी जो फ्रांस की जो सोसाइटी है और उसमें जो है मीन्स जो सोसाइटी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मीन्स उसे सॉल्व आउट करना है। वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले वो यही चाहते थे कि जो लो कास्ट के जो लोग हैं उनकी जो कंडीशन है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। सेकंड, उन्होंने क्या किया था, इनकी जो अरिस्टोक्रेट फैमिली को, जो जेंटिल सोसाइटी को जो मींस बिलोंग करते थे, जिन्होंने इलीगल वे से काफी सारे जो पैसे जो थे कमाए थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट कर लिया था। थर्डली, अब उन्होंने मेन क्या किया था, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हो गए या ट्रेडर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनकी जो इलीगल प्रॉपर्टी जो थी, लीगल प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ जो थे, कानून जो थे वो बनाए थे। देन इसके अलावा उन्होंने मेन और कैसे कि वो सोसाइटी चाहते थे कि जो हाई रैंक्स जो दिए गए हैं, जो मींस लोगों को या नोबिलिटी क्लास को या क्लर्जी क्लास को जो भी हाई रैंक दिए गए हैं, जो उस रैंक के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, उनसे वो सारी जो टाइटल्स जो थे, जो डिग्रीज जो थी, वो उनसे वापस ले ली। देन नेक्स्ट आता है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। अब जैकोबिन सोसाइटी का एक सबसे फेमस जो था मींस एक लीडर था, डेट इज कॉल्ड दांते। उसका क्या कहना था कि नेक्स्ट टू ब्रेड एजुकेशन इज द फर्स्ट मेन प्रायोरिटी एंड द नीड ऑफ द पीपल। मींस खाने के बाद अगर कोई भी चीज लोगों की जिंदगी में सबसे पहले आती है, डेट इज द एजुकेशन। सो एजुकेशन के अंदर उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स किए थे। मींस एजुकेशन को सॉल्व आउट करने के लिए उसकी दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस लेकर आए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसका दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन किया, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस उन्होंने किए। देन जो स्टार्टिंग की जो बिगिनिंग की एजुकेशन है दैट शुड बी फ्री। उन्होंने कहा कि ये फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल जो थे वो ओपन किए गए थे, जैसे इंजीनियरिंग स्कूल हो गए, म्यूजिक के रिलेटेड कोई स्कूल हो गया, डॉक्टर के रिलेटेड कोई स्कूल हो गया। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो स्कूल्स थे वो ओपन किए गए थे इन फ्रांस। इसके अलावा टीचर्स को और ज्यादा मीन्स प्रोफेशनल बनाने के लिए उनके लिए भी नॉर्मल स्कूल जो थे वो ओपन किए गए थे, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग ले सके। देन इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि जो सिलेबस जो था, एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस था, उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस किए गए थे सिलेबस में। देन नेशनल लाइब्रेरी जो थी वो बनवाई गई थी। ये जो सारे चेंजेस उन्होंने करने थे, ये जो सारे चेंजेस जो थे वो पूरे मींस पॉसिबल नहीं हो पाए थे। वो क्यों नहीं हो पाए थे, बिकॉज उस समय बिकॉज ऑफ द मनी, मींस लैक ऑफ मनी के कारण क्या होता है, ये जो सारी पॉलिसी जो थी मींस जो वो चाहते थे एजुकेशन में लेकर आने के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मनी। जिसके कारण क्या हुआ था, ये जो सारी की सारी जो एजुकेशनल पॉलिसी की जो न्यू रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाई थी। वो क्यों नहीं हो पाई थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी मीन्स उन्होंने रिफॉर्म्स तो काफी लेकर आना चाहते थे, बट मनी की शॉर्टेज के कारण उन्हें ये सारे के रिफॉर्म जो थे वो पॉसिबल नहीं हो पाए थे। ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, तो उसको वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटी उन्होंने बना दी थी। देन सोसाइटी जो थी वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर लेकर आना चाहते थे। देन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हो गई। इसके अलावा अनदर जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी उन्होंने की थी दैट इज दी न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अब क्या किया था, न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर में वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स किए थे। रिपब्लिकन कैलेंडर लेकर आए थे। इसमें क्या था कि इन्होंने साल जो ईयर है उसे लाइक 12 मंथ्स में और 30 डेज में डिवाइड कर दिया था। देन इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि नेशनल हॉलीडे हॉलीडे वगैरह जो देते थे वो बहुत ही कम होती थी। मीन जो छुट्टियां वगैरह होती थी वो बहुत ही ज्यादा कम होती थी। कैलेंडर में ये सब कुछ उन्होंने कर दिया। मीन्स वो
ईयर के लास्ट में 5 to 6 हॉलीडेज देते थे, इसके अलावा वो कोई भी हॉलीडेज उन्हें नहीं होती थी। ठीक है। देन बिसाइड दिस इन्होंने जैसे संडे हो गया, संडे को भी कोई भी हॉलीडे नहीं देते थे। देन इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जैसे अगर कोई भी रिलीजियस फंक्शन कोई परफॉर्म करना होता था तो उस दिन भी कोई भी इन्हें हॉलीडे नहीं होती थी। सो ये जो न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर बनाया गया था, डेट वाज वेरी हार्श। इसमें जो हॉलीडेज की जो मीन्स कमी थी, जिसके कारण ये जो कैलेंडर था बिल्कुल भी मीन्स सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इन दी फ्रांस। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो लोग जो थे वो इस जो न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर बनाया गया था, इस कैलेंडर से बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि नंबर ऑफ जो हॉलीडेज थी दैट वाज वेरी लेस, वो काफी ज्यादा कम थी। इसी के कारण विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो मीन्स जब टाइम आया था, तो उसने क्या किया था, 1806 में इसे कंप्लीटली बंद कर दिया था इस कैलेंडर को। मीन्स तब तक ये चल रहा था, 1806 में इसका एंड हो गया था। वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किस चीज का किया था, रिपब्लिकन कैलेंडर का एंड किया था, बिकॉज ऑफ ये काफी ज्यादा हार्श था। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसी की फिक्सेशन ऑफ द रेट्स एंड द सैलरी। और इसमें क्या उन्होंने किया था कि इन मई 1793 में जो रेट्स वगैरह जो थे, मीन्स वो उसकी एक फिक्सेशन करती थी। दैट मीन्स उसे एक फिक्स अमाउंट कर दिया था, चाहे वो किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का कोई रेट हो या कोई भी सैलरी हो, वो फिक्स कर देती। क्योंकि क्या हुआ था पहले, वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे लोग जो करप्ट लोग थे, वो लोगों का काफी ज्यादा शोषण करते थे, जिसके कारण क्या हुआ था, मीन्स जो सोसाइटी जो थी वो डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई थी। देन लास्ट में जो कमेटी बनाई गई थी रिगार्डिंग दी पब्लिक सेफ्टी के लिए, उन्होंने क्या किया था, जो सारे के सारे जो कमोडिटीज थी, जो मेन इंपॉर्टेंट नेसेसिटी चीजें जो होती हैं आम डेली यूज के लिए, उनकी जो रेट्स थे वो फिक्स कर दिए थे। देन इसके अलावा जो लेबरर्स हो गए या जो छोटे मोटे जो काम वगैरह करते थे, उनकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज कर दी थी एंड वो फिक्स कर दी थी। जिससे क्या हुआ था कि मींस कोई करप्शन का कोई नामो निशान बिल्कुल भी उस समय नहीं था। सो फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड रेट्स, इससे क्या हुआ था कि काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था जो लो लेवल के जो लोग थे, मींस बाई कास्ट, सॉरी बाई कास्ट कह रही हूँ, मीन्स जिनका रैंक जो था वो काफी लो था, उनकी जो पोजीशन जो थी रिगार्डिंग सोसाइटी वो काफी ज्यादा अच्छी अब हो चुकी थी। क्योंकि कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे इश्यूज जो थे, सॉरी जो ऑर्डर्स जो थे वो इशू किए थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द बैन ऑन इंग्लिश गुड्स। यहाँ पर इंग्लिश की बात की जा रही है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड से अब कोई भी सामान अगर कोई आता था, उसके ऊपर प्रॉपर बैन लगा दिया जाता था, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की मीन्स जैसे एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स जो थी वो इमर्ज होना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे आपको मैंने फॉरेन पॉलिसी में बताया कि उसने फ्रांस को हराने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया था, कोलिशन जो था मीन्स एक ग्रुप बना लिया था 15 कंट्रीज का, जिसके कारण अब फ्रांस जो था मीन्स उसकी एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स थी फ्रांस की। किसके लिए थी, इंग्लैंड के लिए। देन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्ट बनाए गए थे, जैसे नेविगेशन एक्ट हो गया, ठीक है, एम्बेर्गो ऑन द इंग्लिश गुड्स एक्ट हो गया, जिसमें बेसिकली इन दोनों एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी चीज इंग्लैंड से आएगी वो फ्रांस में यूज बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। मोरोवर इसमें उनका मेन मोटिव क्या था इन चीजों को बैन करने का कि इंग्लैंड की इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक सिस्टम को हानि जो है वो पहुंचानी, मींस उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे टोटली मींस डिस्ट्रॉय करना है। वो कैसे कर सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ, जब उनकी चीजों को बैन किया जाए। देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज द न्यू सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स।
अब इसमें भी काफी ज्यादा मीन्स करप्शन आ चुकी थी, वेट्स एंड मेजर्स, मीन्स प्रॉपर जो था, मीन्स चीज को तोला नहीं जाता था, उसे प्रॉपरली मेजर नहीं किया जाता था। तो इससे क्या किया था, एक प्रॉपर एक लाइक मैट्रिक सिस्टम जो था, मैट्रिक सिस्टम मीन्स वो डेवलप किया था नेशनल कन्वेंशन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स उनकी अचीवमेंट मानी जाती है कि मैट्रिक सिस्टम को चलाने के बाद मीन्स अब कोई भी करप्शन की भावना जो थी बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे क्या हुआ था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो थी फ्रांस की वो सॉल्व हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक सिस्टम। देन लास्ट जो हम करेंगे दैट इज द इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्शन। अब उन्होंने क्या किया था, जैसे इंग्लैंड के गुड्स को उन्होंने काफी ज्यादा बैन कर दिया था, तो अब उन्होंने क्या किया था कि नेशनल जो प्रोडक्शन है उसकी इंक्रीजमेंट करनी है। तो उन्होंने रॉ मटेरियल जो था, जो रॉ मटेरियल जो था मींस उसकी पहले प्रोडक्शन इंक्रीज की, रॉ मटेरियल की, ठीक है। देन कच्चा माल जो था मींस वो तैयार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था फ्रांस वालों ने, ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। रॉ मटेरियल उनकी जो प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा मींस इंक्रीज कर दी थी उन्होंने। देन इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, जैसे काफी सारे लोगों को मींस इस काम के लिए जैसे इंस्पायर किया, कि इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो काफी ज्यादा डेवलप करेगा। देन जो प्रिजनर्स जो थे उनसे भी काफी ज्यादा मींस काम करवाया जाता था, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसमें इंक्रीजमेंट हो सके। देन इससे क्या हुआ था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फ्रांस में जो रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्शन थी, जो कमोडिटीज जो होती थी उनकी जो प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो उन्हें अब जो था इंग्लैंड के गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी नेशनल कन्वेंशन की। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसी, दैट इज द रिफॉर्म्स इन जस्टिस। सो इन जुडिशियल लेवल में भी काफी सारा मींस रिफॉर्म्स किए गए थे बाय द नेशनल कन्वेंशन। मींस अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो मेन कानून बनाए जाएंगे, जो लॉ बनाए जाएंगे, दैट शुड बी इक्वल फॉर एवरी पीपल, वो सभी के लिए इक्वल हो, ठीक है। ये नहीं क्लर्जी के लिए कुछ और रूल्स बनाए जाएं या नोबिलिटी के लिए कुछ और रूल्स हो, या जो पोर्चुगीज क्लास है उसके लिए कुछ और, नहीं। मींस नेशनल कन्वेंशन का मेन मोटिव क्या था जुडिशियल रिफॉर्म्स में, कि सभी के लिए ऑल पीपल आर इक्वल एंड सभी को एक तरह के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। देन इसके अलावा और वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स किए गए थे, जैसे इन केस ऑफ अगर किसी फादर की डेथ हो जाती है देन उसकी जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग हिज चिल्ड्रन, वो इक्वली डिवाइड की जाएगी। देन मोर ओवर वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे इक्वालिटी का जो स्टेटस था वो वुमेन को भी एज कम्पेयर टू मैन इक्वल ही मिला था। अब मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। मोर ओवर जो नीग्रो स्लेवरी थी, मीन्स जो नीग्रो स्लेवरी स्लेवरी जो आती थी डेट रिगार्डिंग द नीग्रो, वो टोटली उन्होंने मींस नेशनल कन्वेंशन ने टोटली बंद कर दी थी। स्लेवरी जो नीग्रोस की होती थी, नीग्रोस, ये सबसे बड़ा जो था मींस उनका मेन एक काम था नेशनल कन्वेंशन का, नीग्रोस। ये सबसे बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म था। देन इसके अलावा मींस डाइवोर्स लेने के लिए भी काफी एक प्रोसीजर होता था जो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। मींस काफी विद द पैसेज ऑफ टाइम मींस बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप डाइवोर्स भी जो थे वो ले सकते थे इन फ्रांस। देन इसके अलावा अगर किसी ने कोई लोन वगैरह लिया होता था देन उससे एंड ही वाज नॉट एबल टू पे दैट लोन, तो उसे जो था मींस इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाता, उसके लिए अलग जो थे मींस पनिशमेंट दी जाती थी, बट उसे अब इम्प्रिजन नहीं किया जाता था। देन इसके बाद नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स आते हैं दैट इज रिगार्डिंग इन दी रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजियस के रिलेटेड काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए थे।
क्योंकि उस समय जो चर्च जो था वो काफी ज्यादा मीन्स उसमें करप्शन आ चुकी थी। उसी चीज को रोकने के लिए टेम्पल ऑफ रीजन जो था मीन्स वो क्रिएट किया गया। टेम्पल ऑफ रीजन, टेम्पल ऑफ रीजन मीन्स ये क्रिएट किया गया था, जिसके बेसिस में जो सारे के सारे जो थे अब वो मीन्स नास्तिक जो थे मीन्स ऑलमोस्ट बन चुके थे। अब वो बिल्कुल भी जो थे मीन्स चर्च के ऊपर डिपेंड नहीं थे अपने छोटी की छोटी एक्टिविटीज के लिए। जैसे पहले वो चर्च के ऊपर डिपेंड थे, अब वो छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए भी मीन्स चर्च के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थे, जब से टेम्पल ऑफ रीजन जो था वो क्रिएट किया गया था। ये क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रॉबर्ट्सपियर, बट ये सारे के सारे चेंजेस मीन्स खत्म कर दिए गए थे जब रॉबर्ट्सपियर की डेथ हुई थी। ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज रिगार्डिंग द बैनिशमेंट ऑफ द इमर्जियंस एमिग्रीज। ठीक है। बैनिशमेंट ऑफ द एमिग्रीज, एमिग्रेंट्स जो थे। अब ये क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ बनाए गए थे, जिसमें मीन्स मेन बात की ये कही गई थी कि फ्रांस से जितने भी क्लर्जी या नोबिलिटी क्लास या जितने और कोई भी लोग जो फ्रांस से मीन्स फ्रांस को छोड़कर किसी और कंट्री में जाकर रहना शुरू किया था, उनके खिलाफ भी मीन्स काफी सारे मीन्स कानून बनाए गए थे। वो क्यों बनाए गए थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे दूसरी कंट्री में जब ये सेटल डाउन होते थे तो वहां पर जाकर उन गवर्नमेंट की हेल्प करते थे, मीन्स उन्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते थे रिगार्डिंग दी फ्रांस। तो नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया था, उन्हें बेसिकली मीन्स जैसे एक ऑर्डर दिया था कि वो अपने देश में वापस आ जाएं, अदरवाइज उनकी जो प्रॉपर्टी है अगर वो इन केस अगर वो वापस नहीं आते अपनी कंट्री में, देन उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के जो लॉज थे, इस तरह के जो कानून थे रिगार्डिंग दी जो एमिग्रेंट्स जो थे उनके लिए बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे। देन नेक्स्ट जो हम लास्ट करेंगे डोमेस्टिक पॉलिसी में, दैट इज द मेकिंग ऑफ द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ था कि नेशनल कन्वेंशन ने उसकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी कि 1795 ईस्वी में रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था मींस वो फ्रेम आउट किया गया था। ठीक है। देन अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, बाइकैमरल जो था लेजिस्लेचर मींस वो सिलेक्ट हुआ था, बाइकैमरल हो गई थी। देन इसके अलावा इसमें क्या था कि टोटल जो सिलेक्शंस जो होती थी, जो सिलेक्शन हुई थी दैट वाज अबाउट द 750 मेंबर्स जो थे वो विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड वो चूज किए गए थे। मींस वो ही लोग वोट कर सकते थे जो मींस कुछ अपनी सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देते थे एज अ टैक्स। ठीक है। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्रिएट की गई थी, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्रिएट की गई थी, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। अब इसमें बेसिकली क्या था कि ये 5 मेंबर्स की कमेटी थी, 5 मेंबर्स होते थे इसमें डायरेक्टरी में। ठीक है। ये बेसिकली मेन बनाई गई थी कि जो करप्शन वगैरह हटानी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लाइक इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व आउट करने के लिए डायरेक्टरी बनाई गई थी। ठीक है। देन इसके अलावा मींस इसके कुछ मींस जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता इस डायरेक्टरी में भी जैसे करप्शन आनी स्टार्ट हो गई थी। जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो टाइम आया था उसने डायरेक्टरी को टोटली जो था उसने डायरेक्टरी का टोटली एंड कर दिया था, बिकॉज उसे ये लगा था कि इसमें काफी ज्यादा करप्शन आ गई। ये डायरेक्टरी जो थी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बिल्कुल भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी। मोreover जो 5 मेंबर जो इसके थे डायरेक्टरी के वो आपस में ही काफी ज्यादा लड़ाई करते थे, जिसके कारण ये जब नेपोलियन का मीन्स टाइम आता है तो उसने कंप्लीटली इस डायरेक्टरी को
मीन्स खत्म कर दिया था। तो ये थे बेसिकली मेन डोमेस्टिक पॉलिसी रिगार्डिंग द नेशनल कन्वेंशन, जिसमें काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए गए थे, कुछ चीजें मीन्स रीऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। कुछ चीजों में जैसे डिफेक्ट्स वगैरह भी थे, और कैसे इंग्लैंड की चीजों को, इंग्लैंड की जो गुड्स जो होते थे, जो भी कमोडिटीज होती थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने डायरेक्टरी की एस्टेब्लिशमेंट की थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डायरेक्टरी जो थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बिल्कुल ही खत्म कर दी थी, बिकॉज इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो थे वो आने स्टार्ट हो गए थे। So this is the end of my video, guys. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही हो, स्पेशली फॉर द एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स है क्लास नाइन्थ के। अगर आपको मेरी वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक लगी, अगर बेनिफिशियल रही है आपके लिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो स्टिल अभी मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है, मैंने अभी इसका मींस जो लास्ट पार्ट अभी मैं नेक्स्ट सैटरडे लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है, अभी इसका लास्ट पार्ट जो है वो बचा है। तो उसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे लेकर आऊंगी, जिसमें हम बेसिकली करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो 1795 में बना था, ठीक है। देन इसके अलावा हम सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, दैट इज दी रेन ऑफ टेरर, ठीक है। ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1795 में बनाया गया था, एंड द रेन ऑफ टेरर। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट शुड आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, तो इस वीडियो को मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।